तीसरे लेक्चर बेस थ्योरम। ऑलराइट, बड़ा आसान टॉपिक है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। पिछले क्लास में हम आपको टोटल प्रोबेबिलिटी बताए थे कि टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसमें एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिखाए थे कि एक फैक्ट्री से इतने परसेंटेज डिफेक्टिव निकलते हैं और इतने परसेंट अच्छे आइटम निकलते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा, है ना, कि वो फैक्ट्री वन से क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वह एक डिफेक्टिव होगा, ऐसा पूछे थे। याद आया पिछला क्लास का क्वेश्चन बच्चों? हम दिखा तो नहीं सकते पिछला क्लास वाला, है ना, आपके पास होगा तो याद होगा। मशीन से निकला हुआ डिफेक्टिव है ना, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रवीर अपने हाथ में एक छोटा सा वो आइटम ले लिया और पूछा कि ये डिफेक्टिव। तो बेस थ्योरम जो होता है ना, वो टोटल प्रोबेबिलिटी का ही बात है, बस एक बेस थ्योरम एक थोड़ा सा नाम दे दिया गया, कुछ अलग नहीं है बच्चों। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, इसमें बस अलग यही है कि क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव होगा और पूछा जाएगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मशीन वन या मशीन टू से निकला होगा, जो कि पिछले दिन भी हम इस पे चर्चा कर रहे थे। यही है आपके बेस थ्योरम्स के प्रॉब्लम्स। तो अगर आप किसी क्वेश्चन को देख करके बोलो कि सर ये टोटल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है या बेस थ्योरम पे बेस्ड है, तो दोनों बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है बच्चों। ऑलराइट, तो सबसे पहले आइए हम आपको बेस थ्योरम का स्टेटमेंट समझा दें। ये कुछ भी नहीं है, बकवास है, इससे ज्यादा बेटर चीज एग्जांपल्स है, लेकिन फिर भी एक बार समझ लीजिए कि अगर आपको कभी A1 A2 डॉट 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 एन एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट, जैसा कि हमने टोटल प्रोबेबिलिटी में बताया था, अगर है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई ना ग्रेटर देन जीरो है, ए आई का प्रोबेबिलिटी जो है वो जीरो से बड़ा है, जो कि ऑब्वियस होता है जीरो नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है। अगर डिनोमिनेटर में जीरो हो गया, वैसे भी मैथ्स सिंपल मैथ्स, तो सारा चीज नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। जहां पे आप आई की जगह पे वन रख सकते हो, टू रख सकते हो, डॉट 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 एन रख सकते हो, और कोई भी इवेंट है इसके बारे में हम बता चुके हैं, है ना। ऐसे करके हमने एक सैंपल स्पेस बनाया था, यह A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A7 A8 ऐसे करके हमने, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, मेरा स्क्रीन भाग गया बच्चों, पूरा ब्लैक। वाओ, क्या आपके स्क्रीन पे है? मेरा लैपटॉप का स्क्रीन गायब हो गया अपने आप? नो सर। पूरा ब्लैक? यस सर। ये क्या हो गया? अच्छा है, पीपीटी तो है। अरे इतने मेहनत से पीपीटी बना था, पीपीटी ही गायब हो गया। ओके, देखते हैं फिर से। हाँ है, बच गए हाँ आइए, तो बता रहे थे हम, यस, कि हमारा कोई भी इवेंट है जिसमें हम आपको बताए थे कि इस प्रकार से हमारा A1 A2 A3 डॉट 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 एन सारा का सारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, यानी कि सब में, है ना, कुछ भी कॉमन नहीं है। ऑलराइट, और एग्जॉस्टिव इवेंट है, यानी कि सभी को अगर सभी का यूनियन ले ले हम लोग, है ना, सभी का यूनियन ले ले तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा, उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट कहेंगे। और उसके साथ साथ आपको अगर ये निकालना हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई, अब इसको समझाएंगे क्वेश्चंस में, तब आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा, लेकिन अगर फॉर्मूला के तौर पे समझना है तो एक बार गौर फरमा लीजिए। अगर हम आपसे पूछें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई का मतलब हो गया A1 या A2 या A3 या कोई भी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 ही अगर हम बात करें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 व्हेन B इज ऑलरेडी अकर्ड, इसको ऐसे पढ़ते हैं बच्चों, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B अगर लिखा होता है तो इसको हम लोग पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 व्हेन B इज ऑलरेडी अकर्ड, और यह सिंपल इक्वल हो जाएगा किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 मल्टीप्लाइड विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ B व्हेन A1 इज ऑलरेडी अकर्ड। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा चेंजेस है, और वह डिवाइडेड बाई नीचे में टोटल प्रोबेबिलिटी, जितने आपको हम पिछले क्लास में बताए थे ना कि टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे, A1 का प्रोबेबिलिटी, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ B व्हेन A1 इज ऑलरेडी अकर्ड, या A2 का प्रोबेबिलिटी, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ B व्हेन A2 इज ऑलरेडी अकर्ड, और ऐसे करते करते n इवेंटों का प्रोबेबिलिटी हम बताएं, जो हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी था, उस पे आपने एग्जांपल भी देखा था।
तो बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 व्हेन B इज ऑलरेडी अकर्ड इज सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ बच्चों A2, फिर है ना, फिर का मतलब समझ रहे हैं ना, एंड वाली बात, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन A2 इज ऑलरेडी अकर्ड डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी, दिस इज कॉल्ड बच्चों बेस थ्योरम। अब इस बातों को हम पिछले ही क्वेश्चन से आपको समझाना चाहेंगे। यस, पिछले क्लास में जो हमारा एक क्वेश्चन था, इसका आंसर सभी लोगों को याद होना चाहिए। कॉपी एक बार पलट सकते हैं, आप देख सकते हैं कि एक फैक्ट्री था, मशीन वन, एक फैक्ट्री में दो मशीन था, मशीन वन था, मशीन टू था बच्चों, जो कि हम आपको बता रहे थे। और हम आपको ये बताए थे कि मशीन वन जो है वो 30% डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करता है, और मशीन टू जो है वो 70% आइटम प्रोड्यूस करता है, नॉट डिफेक्टिव, है ना। उसके बाद 3% जो है वो डिफेक्टिव बनाता है मशीन वन, है ना, और मशीन टू जो है वो 4% डिफेक्टिव बनाता है। याद है सेम क्वेश्चन, है ना। उसके बाद एन आइटम इज ड्रॉन एट रेंडम, वहां भी वही हुई थी, एन आइटम इज ड्रॉन एट रेंडम, है ना। उसके बाद ये बात जो है ये पिछले बात नहीं थी, अब है इफ द ड्रॉन आइटम इज डिफेक्टिव, अगर निकाला हुआ अचानक से एक हाथ लगा करके एक आइटम उठा लिए और वह एक खराब आइटम निकल गया, दो दो बात है ना, वह एक खराब आइटम निकल गया, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वह मशीन टू से निकला होगा। बच्चों आई बात समझ में। पिछले क्लास में आपने सिर्फ ये देखा था कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वह एक डिफेक्टिव आइटम होगा, लेकिन इस क्लास में आपने देखा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वह एक डिफेक्टिव होगा। अगर वह एक डिफेक्टिव हुआ तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि वह मशीन टू से निकला होगा। ऑल राइट, तो आपको जैसा कि हम बताए थे कि आपको सबसे पहले ये पहचानना चाहिए कि कौन हमारा A1 A2 A3 डॉट 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 AN इवेंट और कौन हमारा B इवेंट है ना, और हमें क्या निकालना है। तो पिछले क्वेश्चन पिछले ही दिनों हम आपको बता चुके हैं कि बच्चों हमारा दो इवेंट है A1 और A2। A1 इवेंट है मशीन वन से निकले हुए मशीन वन से निकले आइटम का, और A2 इवेंट है मशीन टू से। ऐसा ऐसा 10 मशीन रहता, n मशीन रहता, तो A1 A2 A3 डॉट 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 AN करते। और B इवेंट हमने एज्यूम करा था बच्चों पिछले क्लास में कि वह एक डिफेक्टिव आइटम ड्रॉन, डिफेक्टिव आइटम का निकलना एक इवेंट है, वह इवेंट को हमने B एज्यूम करा था। ऑल राइट, इस प्रकार से। और फिर हम आपको बताए थे कि ठीक है बताइए जरा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 क्या होगा, यानी कि मशीन वन से निकले इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, तो सिंपल दे रखा है 30%, यानी कि 30/100। ये सब कुछ बेसिक बात पहले हटा लेना, फिर बात करेंगे कि हमें निकालना क्या है ना। उसके बाद फिर बच्चों मशीन टू से निकलने का प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर वह मशीन टू से निकला होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 जो कि 70% है, तो हमारे को क्या निकल गया 70/100। अब बच्चों हम आपको यहां पे एक बात बताना चाहेंगे कि मशीन वन से निकला है और डिफेक्टिव है, तो आप इसको कैसे बोलोगे। लैंग्वेज में हम अपनी भाषा में बोल रहे हैं कि वह मशीन वन से निकला है एंड डिफेक्टिव है, तो आप क्या बोलोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना, व्हेन A1 इज ऑलरेडी अकर्ड। आई बात समझ में। तो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जबकि वह मशीन वन से निकला हो, यानी कि एक डिफेक्टिव आइटम हो और मशीन वन से निकला हो, और वो आपको कितना दे रखा है बच्चों 3/100। ये था, ये जो 3% दिया था ना, ये आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन दिया था कि मशीन वन से निकला हुआ 3% आइटम डिफेक्टिव होता है। तो ये बात आपको इस क्वेश्चन में बड़ा इजी है, किसी किसी क्वेश्चन में ये चीज आपको निकालना होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता है ना। तो इसको तो मैथ्स की भाषा में आप लोग यही पढ़ोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन A1 इज ऑलरेडी अकर्ड। लेकिन इस क्वेश्चन के लैंग्वेज में हम लोग पढ़ेंगे कि यह एक डिफेक्टिव आइटम का क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि आइटम एक डिफेक्टिव होगा और मशीन वन से निकला। आ रही बात समझ में। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम व्हेन मशीन
वन इज ऑलरेडी सेलेक्टेड या ऑलरेडी अकर्ड वाली बात। और उसी तरह से बच्चों अब हम लोग ये भी जान लेते हैं कि ये भी तो हो सकता है कि सर डिफेक्टिव हो और मशीन 2 से निकला हुआ, और 2 से निकलने का जो डिफेक्टिव का परसेंटेज है वो 4% है, यानी कि इसका जो प्रोबेबिलिटी है ये कहीं ना कहीं 4/100। ऑलराइट बच्चों, यहां तक की बात समझ में आई। अब क्वेश्चन कह रहा है, यस, थोड़ा सा थोड़ा सा अंतर है, ये क्वेश्चन शानदार कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन 2। तो मशीन 2 से निकलने वाले इवेंट को हमने A2 एज्यूम करा था, तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 व्हेन डिफेक्टिव। आई बात समझ में? इसको क्या पढ़ेंगे मैथ्स के लैंग्वेज में, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 व्हेन B इज ऑलरेडी अकर्ड। लेकिन इसके लैंग्वेज में पढ़ेंगे कि इफ द ड्रॉन आइटम इज डिफेक्टिव देन प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन सेकेंड। आई बात समझ में? और यही आपको निकालना है। तो बेस थ्योरम में बेसिकली क्या होता है ना, AI निकालना होता है, जो आपका N म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट है, उसमें से किसी एक के बारे में पूछा जाता है कि बताइए वह किस मशीन का है, मशीन 1 का, मशीन 2 का, मशीन 3 से, मशीन 4 से, या मशीन N से आया, किस मशीन से आया है ना। और दूसरा की डिफेक्टिव है, तो आपको बेसिकली A1/B निकालना है, A2/B निकालना है, A3/B निकालना है। आई बात समझ में? ये है बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस। तो हमें यहां निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 व्हेन B इज ऑलरेडी अकर्ड, यानी कि एक डिफेक्टिव आइटम हो और मशीन 2 से निकला हो, तो उसका प्रोबेबिलिटी बच्चों फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग। यहीं पे बेस थ्योरम अप्लाई अब होगा। तो पहली बात, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 और B निकालना है, ये आपको क्लिक करना चाहिए कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन A2 निकालना है या प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 अपॉन B निकालना है ना। तो ये आपको धीरे धीरे आएगा, अभी हम सिखाएंगे, समझाएंगे, आपसे पूछेंगे, आपका बुद्धि चेक होगा, लेकिन अभी पेशेंस धरे रखिए, है ना, कि आपका खुद समझ में आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रोबेबिलिटी कि भाई मशीन 2 से हो और डिफेक्टिव हो। तो बच्चों अब इसमें हम लोगों को ये कर रहे हैं कि भाई अगर हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 व्हेन B, तो ये जरा देखिए AIB है, तो हम लोगों को सबसे पहले निकालना होता है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, ओके, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B व्हेन A2 इज ऑलरेडी अकर्ड डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी। और यहां पे हम टोटल वर्ड नहीं लिखना चाहिए क्योंकि ये दो ही आइटम है, तो आराम से लिख लेते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग बच्चों यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम, है ना, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B व्हेन A1 इज ऑलरेडी अकर्ड। ऐसा फील आ रहा है कि टोटल आउटकम और फेवरेबल आउटकम जैसा कुछ चीज दिखाई दे रहा है। नीचे आज भी टोटल आउटकम है और ऊपर फेवरेबल आउटकम है कि मशीन 2 का है, डिफेक्टिव है। आया कुछ? तो यही बेस साहब का कहना था कि भाई इस टाइप के सिचुएशन में जब आप फंसो तो आप ऐसे निकलो। अब सिंपल सी बात है, आपके पास सारा डेटा पहले से अवेलेबल है, तो आप अभी भी निकाल रहे हो प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 व्हेन B इज ऑलरेडी अकर्ड, और वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, सिंपल शब्दों में बच्चों 17/100 कर लेते हैं, मल्टीप्लाइड विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ B व्हेन A इज ऑलरेडी अकर्ड की जगह पे 4/100 डालोगे, और डिवाइडेड बाई नीचे में प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 की जगह पे 30/100 डालोगे, मल्टीप्लाइड विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ B व्हेन A1 इज ऑलरेडी अकर्ड, ये डालोगे। इसको चाहो तो आप बेसिक से भी समझ सकते हो कि मशीन 1 से निकला हो और डिफेक्टिव हो, या मशीन 2 से निकला हो, है ना, तो मशीन 2 से निकलने का प्रोबेबिलिटी ये, फिर डिफेक्टिव हो। आई बात समझ में? 4/100। अब इन पूरे चीजों को आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको पता चलेगा। अब ये आप ना मशीन 1 मशीन 2, सर मशीन 1 से निकलना A1, मशीन 2 से निकलना A2 और आइटम डिफेक्टिव को हमने भी एज्यूम कर, ये आपको कंफ्यूज करा होगा। इससे ज्यादा अच्छा बात ना बाबा आपको बताएंगे कि जब ये तो पुरानी ही बातें थी, पुराना ही पाप था, उसको खत्म किए पहले।
आई बात समझ में? बेस थ्योरम का एप्लीकेशन। अब ये हो सकता है कि आपको A1 A2 और B टाइप के इवेंट को पहचानने में तकलीफ, रेंडम कोई क्वेश्चन आ गया तो उसमें कोई तकलीफ, यस, तो उसके लिए हर एक प्रोफाइल के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। प्रोबेबिलिटी में यही है, थ्योरी बहुत नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब जो ऐसा क्वेश्चन है ना। आई होप कि इतना आपको आया। बेस थ्योरम को अप्लाई कैसे करते हैं, बेस थ्योरम होता क्या है ना। एक सिचुएशन के बाद एक सिचुएशन होता है, तब जाकर के प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसे फेवरेबल टाइप का कुछ सीन आ रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइप का कुछ सीन आ रहा है। ऑलराइट, नोट कर लिया जाए बच्चों। अगर कोई दिक्कत तो आप जरूर पूछना। और अब आप लोगों को हम सिखाएंगे, खुद से आप करना है, क्वेश्चन आप नोट नहीं करना है। क्वेश्चन में हम लोग सर कैसे बेस थ्योरम अप्लाई कर, कैसे क्लिक करेगा, कैसे जाने कि इसमें बेस थ्योरम अप्लाई करना है, इन सभी बातों पे चर्चा होंगी। फिलहाल एक क्वेश्चन है, पहले तो 3-4 बार पढ़ लीजिए। आपको पता करना है A1 A2 A3 और B1 इवेंट, B इवेंट। ऑलराइट, और उसके बाद फिर आपको क्या निकालना है, इस पे भी चर्चा करेंगे। पहले आप पढ़ लीजिए। ए कंसल्टिंग फर्म रेंट्स कार फ्रॉम 3 एजेंसीज सच डेट 20%। ये भी इजी है, क्योंकि जब भी परसेंटेज दे दिया ना, तो इसका मतलब कि 20/100 ओवरऑल आपको प्रोबेबिलिटी ही दे दी। लेकिन कभी कभी आपको ये निकालना पड़ेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट, क्लास 10th वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट यहां ठीक है, निकल चुका है हमारा 20/100, यानी कि 20% फ्रॉम एक्स एजेंसी, 30% फ्रॉम वाई, 50% फ्रॉम जेड, if 90% of car from X, 80% of car from Y and 95% car from Z are in good condition। बच्चों, पॉइंट टू बी नोटेड। आई बात समझ में? उसके बाद एक बार और पढ़ ही लेते हैं, फिर समझाते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्म विल गेट अ कार इन गुड कंडीशन ऑल्सो। आई बात समझ में? सिंपल सा, एक कंपनी है जो कार को रेंट पे देता है ना। 3 एजेंसी है, 3 एजेंसी का, तो एक्स एजेंसी का है वो 20%, वाई एजेंसी है वो 30% और जेड एजेंसी है वो 50%। 90% कार जो है वो एक्स एजेंसी से है गुड कंडीशन में, 80% कार जो है वो वाई एजेंसी से है गुड कंडीशन में, 90% कार जो है वो गुड कंडीशन है जेड कंपनी से, है ना, जेड एजेंसी से। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वह एक अच्छा कार होगा, है ना। एंड दैट द ओके बच्चों, तो पहला वाला क्वेश्चन तो आपको सिंपल समझ में आ रहा होगा कि पहला वाला जो क्वेश्चन है इसमें सर सिंपल पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वह एक गुड कंडीशन में हो। तो मुद्दे की बात यह है कि गुड कंडीशन में होगा तो एजेंसी एक्स से होगा या एजेंसी वाई से होगा या एजेंसी जेड से होगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इफ कार इज इन गुड कंडीशन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट हैज कम्स फ्रॉम एजेंसी वाई। आया बेस का थीम समझ में। दूसरा वाला क्वेश्चन हो गया बच्चों बेस थ्योरम पे बेस, कि कार तो एक गुड कंडीशन में है, लेकिन आप बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी कि वो एजेंसी वाई से निकला हो। तो पहले वाले क्वेश्चन को अगर हम लोग डील करते हैं तो सिंपल बात कह रहा है कि वह गुड कंडीशन का कार होना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हमारे को A1 इवेंट बच्चों एजेंसी 1 से निकला हुआ, एजेंसी एक्स से, A2 इवेंट एजेंसी वाई से, A3 इवेंट एजेंसी जेड से, और B इवेंट इज गुड कंडीशन। आई बात समझ में? कैसे A1 A2 A3 डॉट 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 AN इवेंट को पहचानोगे और B इवेंट जो सबसे अलग होगा उसको पहचानोगे, और B इवेंट गुड कंडीशन जो है वो सब में है। A1 में भी कुछ गाड़ी होगा जो गुड कंडीशन में होगा, A2 कंपनी में भी गाड़ी होगा वो गुड कंडीशन का होगा, A3 का भी होगा गुड कंडीशन, A4 A5
.an कंपनी में भी एक न दो जरूर गुड कंडीशन में होगा, यानी कि ये सब में है इसका कॉमन। वेरी गुड रोशन, है ना, शाबाश। तो आप ये बात समझ गए कि फर्स्ट कंपनी से निकलना वाले को हमने A1 माना, सेकेंड कंपनी से निकलने वाले को इवेंट को हमने B2 माना, और थर्ड कंपनी से निकलने वाले को हमने A3 माना। तो सिंपल शब्दों में अगर ये एज्यूम करने वाला बात खत्म कर लें तो बोर्ड एग्जाम में तो आपको लिखना होगा अच्छे से पहले कि लेट A1, A2, A3 बी द इवेंट्स दैट कार आर रेंटेड फ्रॉम X, Y एंड Z रिस्पेक्टिवली, टाइप का ऐसा चीज। ऑलराइट, और वो आता है ना, कोई दिक्कत नहीं। एंड दूसरा लिखना होगा कि लेट इवेंट बी इवेंट ऑफ गेटिंग अ गुड कार। ओके, इस प्रकार से आप इवेंट A1, A2, A3 और B को एज्यूम कर लोगे, लेकिन जो कि हम यहाँ पे बोल करके निकल रहे हैं। तो सबसे पहली बात की एजेंसी 1 से निकला, उसका प्रोबेबिलिटी हमें दे रखा है भाई 20%, ओवरऑल 20/100 प्रोबेबिलिटी मिल गया। दूसरे Y कंपनी से, Y एजेंसी से गाड़ी निकला तो कितना परसेंट गाड़ी निकलता है, 50%, यानी कि इसका प्रोबेबिलिटी दे रखा है। और तीसरी बात कि Z एजेंसी से निकला, उसका प्रोबेबिलिटी दे रखा है 90%, यानी कि 90/100। तो इस प्रकार से हम लोगों का ना सभी एजेंसी से निकले हुए गाड़ी का हमने पहले प्रोबेबिलिटी जान लिया, जो कि दे रखा है। अब कह रहा है कि गुड कंडीशन का भी आपको प्रोबेबिलिटी दे रखा है। तो हमने बी एक इवेंट एज्यूम करा है जो कि गाड़ी गुड कंडीशन में उस इवेंट को। अब सोचिए कि ये जो आपको दे रखा है कि 90% कार फ्रॉम एक्स इन गुड कंडीशन, इसका मतलब आया आपको बात समझ में? बताइए हाँ या ना। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब कि गुड कंडीशन व्हेन मशीन एजेंसी एक्स से सेलेक्ट किया गया और फिर गुड कंडीशन में हो, और मशीन 2 से सेलेक्ट किया गया हो, एजेंसी 2 से सेलेक्ट किया गया हो, फिर गुड कंडीशन में हो बच्चों, और एजेंसी जेड से निकाला गया। तो यही है ना, 90% गुड कंडीशन में है एक्स से, 80% गुड कंडीशन में कार है वाई कंपनी से, 90% गुड कार है आपका जेड कंपनी से। तो ये भी आपको दे रखा है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन A1 इज ऑलरेडी अकर्ड, यानी कि पहले एक्स एजेंसी से हमने उठाया, तो इसका प्रोबेबिलिटी हमें दे रखा है 90%, इसका दे रखा है 80%, इसका दे रखा है 95%। ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ही दे रखा है ना बच्चों, 9/100 90। और कोई बच्चा बनाया? अभी तक नहीं बनाया। अब हमें बोल रहा है कि भाई व्हाट इज द कंडीशन दैट द फर्म विल गेट अ कार इन गुड कंडीशन। तो हमें निकालना है बच्चों कि वह गुड कंडीशन में हो, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है। ऑलराइट, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालने के लिए ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट था यही है ना, गुड कंडीशन का। बी हमने गुड कंडीशन इवेंट को माना था, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना। तो अब फॉर्मूला कैसे याद रखते हैं ये सुनना है ना। गुड कंडीशन में एक गाड़ी निकले, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इसकी कहानी सुनना। हो सकता है बच्चों कि हमने, है ना, उस मशीन 1 से निकाला होगा, मशीन 1 का कार होगा, फिर गुड कंडीशन का होगा। ऑलराइट, या फिर बच्चों मशीन नहीं, बार बार मशीन बोल रहे हैं, वाई एजेंसी का होगा और गुड कंडीशन में होगा, या फिर बच्चों वह हमारे जेड एजेंसी से होगा, फिर गुड कंडीशन में होगा। क्योंकि हमें गुड कंडीशन की ही बातें करनी है, हमें गुड कंडीशन का ही प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो यहां पे 3 एजेंसी था, इसीलिए 3 टाइप का आपको ग्रुप देखने को मिला। जहां पे 10 एजेंसी रहेगा तो सबका गुड 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 हम लोग लिखेंगे कि भाई एजेंसी एक्स से होगा फिर गुड होगा, या एजेंसी सेकेंड से होगा फिर गुड होगा, या एजेंसी थर्ड से होगा फिर गुड होगा। बिल्कुल उसी टाइप की बात है। तो यहां से आप जान सकते हो कि गेटिंग अ कार इन गुड कंडीशन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वेरी गुड, पूजा का भी आ गया। सिंपल कैलकुलेशन है बच्चों। A1 की जगह पे अपन 20/100 रखेंगे,
कभी कभी ये आपको इतने आसानी से नहीं देगा, ये कंडीशनल के यूज से निकालना पड़ेगा, तो तैयार रहेंगे हम लोग ना, निकालेंगे। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन A1 दे रखा है 90/100। फिर बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 दे रखा है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन A2 दे रखा है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 दे रखा है, A3 यस बच्चों 90/100। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और A3 दे रखा है 95/100। ऑलराइट, अब बस सिंप्लीफाई करते हैं और सारे बच्चे जैसा जैसा कमेंट कर रहे हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग ही हम कर लेना। भाई कितना आया, पहले तो 0 0 वाला काम हटा लो, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, ये 0। बताना जयंत, मत घबराना, है ना, सबको जोड़ देना है। या फिर हम कहते पहले जोड़ ही लो, फिर डिवाइड करना, डेसिमल में लाना। नीचे में 4 0 रहेगा तो डेसिमल में लाने में आसानी होगी। है ना, नीचे में 4 0 आ गया, एलसीएम लेना आसान हो गया। फिर ऊपर में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 18 पे 00, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हो 40 पे 00, और फिर 95 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, कितना आना चाहिए, 5 और 4 हो गया, और फिर आपका 855 पे 0। अब इन सभी को जोड़ देना है और डेसिमल में बड़े आसानी से कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। कितना आएगा जोड़ने में बताइए प्लीज। पहली बात तो 0, फिर 5, फिर सेकेंड नंबर में हो गया बच्चों 8 5 13, और ये इतना आया क्या, डिवाइडेड बाई, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। और ऑलराइट ना, अपना आया इतना। अब फिर डेसिमल उड़ा दो और फिर डेसिमल डाल दो, ठीक है, ये कर लेना ऐसे, है ना, कैलकुलेशन में मत फंसना ना आगे। ऑलराइट, अब चलते हैं ना दूसरे क्वेश्चन पे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन में यही दिक्कत है कि आप ना, जब आप पढ़ रहे थे, जब आप गिवन फैक्टर को नोट कर रहे थे, तो आपको इन बातों पे ध्यान देना था कि 90% कार जो है मशीन एजेंसी एक्स से होगा और गुड कंडीशन का होगा, है ना। तो गुड कंडीशन बच्चों लिख दिए, व्हेन मशीन 1 से सेलेक्ट किया गया। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एजेंसी एक्स से सेलेक्ट किया गया। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कार इज इन गुड कंडीशन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट हैज कम्स फ्रॉम एजेंसी वाई। यानी कि बच्चों हमें यहां पे निकालना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन वाई के इवेंट को हमने A2 माना था, A2, ऑलराइट, और गुड कंडीशन में। आई बात समझ में, हमें ये निकालना। तो जो आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट होगा, A1 AN तक वाला जो इवेंट को पहचानने से फॉर्मूला पता चलता है, याद रखिएगा। कैसे सर पता चल जाता है आपको, इवेंट को पहचानते हैं, है ना। टोटल प्रोबेबिलिटी में N म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट था। एजेंसी X गुड कंडीशन में दे रहा है, इससे Y को कोई लेना देना नहीं है ना, Z को कोई लेना देना नहीं है ना। इसीलिए बच्चों यह सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, और इन सबको मिला देंगे तो वह एक ही फर्म से निकला हुआ कार है। आई बात समझ में। तो हमें ऐसे पता चलता है कि इवेंट्स म्यूचुअली, पहला गलत, कैलकुलेशन वाइज चेक कर लेना। ओके, इसीलिए बच्चों, है ना, हमारा आपका मैच नहीं कर रहा था, है ना। तो जहां जहां 30 है उसको चेंज कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं हम। यस, A350 हमने कहां से लिख दिया बच्चों, यस, ओहो हमने नीचे वाला लिख दिया था, सॉरी, बताना चाहिए पहले से। ऑलराइट, हाँ जी, इसको कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा ना। तो हमें यह पता चल जाता है
कि हमारा A1 A2 A3 डॉट 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 एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट है, तो हमें ये निकालना है बच्चों की प्रोबेबिलिटी एजेंसी Y का हो और गुड कंडीशन में। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव वाला इवेंट ऊपर चला आ जाएगा और गुड कंडीशन वाला नीचे आ जाएगा। अब लगेगा बेस थ्योरम की असली आवश्यकता। फिर याद करेंगे बच्चों कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गुड कंडीशन में हो और एजेंसी एक्स से हो। पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और गुड कंडीशन में और मशीन एक्स से। ऑलराइट, हाँ बताइए। अच्छा, मशीन हमें किसका निकालना था? एजेंसी 2 का निकालना था ना बच्चों, A2, यस। और नीचे में टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी अभी अभी कैलकुलेट करके आया। बस इतना सा बात अगर आप समझ रहे हो, और आरएस सवाल का पूरा एक सेक्शन है, वैसे नहीं आएगा पूरा एनसीईआरटी आरएस सवाल का एक सेक्शन में बेस थ्योरम पे ही खाली क्वेश्चन भरे हैं। तो पहले उन सेक्शन की ईच एंड एवरी क्वेश्चन में यही सेम चीज जाकर के आप अप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमें B अपॉन A2 निकालना है या A2 अपॉन B निकालना है, और इन दोनों में थोड़ा सा जो अंतर है वो आपको समझ में आएगा। आई बात, ये जरूर करना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो हमें दे रखा है, लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 50 अपॉन 100, और बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और A2 भी हमें दे रखा है 80 अपॉन 100, और टोटल प्रोबेबिलिटी आप पहले से कैलकुलेट करके रखे हुए हो। ऐसे करते ही हमारा ये प्रोबेबिलिटी हम बता पाएंगे कि एक्स वाई एजेंसी से हो और गुड कंडीशन। ये क्वेश्चन डिट्टो उसी टाइप के थे, परसेंटेज में चीज दे रखा था, डिफेक्टिव मशीन 1 गुड एजेंसी एक्स, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं था, ये आप सोच सकते थे। दूसरा बच्चों जो एक अलग टाइप का प्रॉब्लम है और ये हार्ड कैटेगरी में आते हैं, है ना, तो इनको जरा समझना भाई। जेई का फेवरेट, ये बिल्कुल सबसे अच्छा एग्जांपल, एक आदमी है ना, जिसके बारे में पता है हमें कि वह 4 में से बच्चों 3 बात सत्य बोलता है, यानी इसके सत्य बोलने का प्रोबेबिलिटी दे रखा है। ही थ्रो अ डाई, एक डाइस को फेंकता है, एंड रिपोर्ट दैट इट इज अ 6, और बोलता है कि 6 आया। मजेदार बात यह है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि इट इज एक्चुअल 6। मीन्स समझ में आया कि उसने बोला और वो सत्य बोला और 6 आया। तो आपको ये इवेंट पहचानना है, समझना बच्चों, आपको इवेंट्स पहचानने है ना। पहले कहानी समझ गया, इसको क्वेश्चन को छोड़ दो, गोली मारो, सिर्फ एक कहानी है, समझ लो। एक आदमी है जो सच बोलने का प्रोबेबिलिटी उसका दे रखा है ना, एक डाई को फेंका और बताता है कि 6 आया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्चुअल में 6 आया। ये बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन जो हम आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा और बहुत शानदार क्वेश्चन, बेस थ्योरम पे बेस्ड। बेस थ्योरम एकदम अच्छे से क्लियर होने का गारंटी है बच्चों, पक्का होना चाहिए। बस आप सोच लो, अगर आप फॉर्मूलाज के पॉइंट ऑफ, वैसे बहुत सारा बच्चा बता देगा कि सर ये आंसर, चलो इसका हमें आंसर याद है, कोई बताओ कमेंट करके कि क्या, खुद से सोच के विचार करके, है ना, छोटा सा आंसर आएगा, हमें याद है ना। और फिर हम आपको बेस का एप्लीकेशन दिखाएंगे कि हाउ टू अप्लाई बेस थ्योरम। वेरी गुड प्रवीण, बहुत बढ़िया, अति सुंदर, शाबाश, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और कोई बच्चा कहा आया, सच्ची बताना, झूठ मत बोलना, क्योंकि फिर हम आपको अभी अगर नहीं सीख पाओगे ना तो हम आपको इवेंट एज्यूम करना सिखाएंगे कि A1 कौन, A2 कौन, B कौन, इस तरह से इवेंट एज्यूम करेंगे, बेस थ्योरम अप्लाई करते हुए दिखाएंगे इस प्यारे से पॉपुलर से क्वेश्चन। ऑलराइट, यहां पे सब निकालना होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में जब बेस थ्योरम के जब क्वेश्चंस होते थे तो आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन देता था, ये था आसान होने का राज।
लेकिन अब आपको कुछ नहीं दे रखा है, यानी कि अब आपको कंडीशनल भी निकालना है। ध्यान देना, पहले बेसिक क्लास 10th वाला से आपको नॉर्मल बात निकालना है कि 6 निकलने की प्रोबेबिलिटी, सच बोलने की प्रोबेबिलिटी, झूठ बोलने की। वेरी गुड रोशन, बहुत काम है, छोटा छोटा काम है। 6 आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, उसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी देख लो, क्लास 10th वाला कॉन्सेप्ट। झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी देख लो, देख लिए सर, छोटी छोटी बात है। उसके बाद आपको यह देखना होगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वह 6 आया और वह सच बोला, तो झूठ भी तो बोल सकता है बच्चों, है ना, ये बात। और उसके बाद फिर एक्चुअल 6 आया, इसका क्या प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहली बात, कंडीशनल यहां दिया नहीं है, निकालना होगा। और कंडीशनल आपको पता है ना, क्लास 12 का सबसे इंपॉर्टेंट बात। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल टू, सिंपल सी बात बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। याद कराने का तरीका बताए थे कि जो पहले हो चुका है वो डिनोमिनेटर में आता है ना, कंडीशनल का अकॉर्डिंग। इसके भी एग्जांपल्स हम आपको, तो हर एक का अगर आप एक एक एग्जांपल याद रखते हो, ठीक है भाई, इसको कंडीशनल कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, इसको टोटल कहते हैं, तो आसान हो जाएगा जीवन। कॉन्सेप्ट याद रखते हो, फॉर्मूला याद रखते हो तो मुश्किल है बच्चों, बहुत मुश्किल है। सबका एग्जाम्पल बेस्ड है ना। तो सबसे पहले हम ये मान के चल लेते हैं कि आदमी ना सच बोल रहा है, उस इवेंट को हम ए एज्यूम कर लेते हैं। सच बोलने के इवेंट को हमने ए एज्यूम कर लिया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए? 3/4 बच्चों, सिंपल। अच्छा, तो झूठ बोलने का भी तो प्रोबेबिलिटी होगा, तो जब सच का पता चल जाता है तो झूठ का भी तो पता चल जाएगा ना, सिंपल सी बात है। हाँ या ना बच्चों, बताइए। यस सर। अब 6 आने की प्रोबेबिलिटी को हम लोग बच्चों, 6 आने की प्रोबेबिलिटी को एज्यूम कर ले कुछ लाइक सी इवेंट, क्योंकि A1 A2 तो नहीं दिखा रहे हैं अभी, लाइक हाँ ठीक है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 ही लिख लेते हैं, 1/6। यहां पे 6 दिए, इसको और डिफिकल्ट बनाना होता तो यहाँ पे इवन नंबर देता, ऑड नंबर देता, तो उसमें भी क्लास 10th का आप छोटा मोटा रूल लगाते है ना, 2 डाइस फेंकता, डबलेट का नहीं देता, प्राइम सम प्राइम का देता, कुछ भी देता ना ऐसे, लेकिन छोटे छोटे से बड़े बड़े का शुरुआत, ये हमने जो हमें गिवन दे रखा है। ऑल राइट, यहां तक की बात कंप्लीट। अब हम ये जरा निकाल लेते हैं कि उसने सच बोला है ना, और उसने अगर सच बोला तो इसका मतलब 6 जरूर आया होगा। जयंत, सच बोलने का मतलब इस सिचुएशन में तो यही हुआ कि 6 पक्का आया होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सच बोलना व्हेन 6 इज ऑलरेडी, 6 का आना इवेंट इज ऑलरेडी अकर्ड, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड पहले हमें निकालना चाहिए। ऑल राइट, 6 आएगा तभी सच बोलेगा, है ना। 5 आया तो झूठ बोल दिया और बोला कि नहीं 6 आया। आई बात समझ में, थोड़ा सा दिमाग दर्द करने वाला। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन A1 इज ऑलरेडी अकर्ड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्या चीज बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यस सर, तो ये हमारे को बताइए कितना हो जाएगा, पूरा ओवरऑल हमने निकाल दिया है ना। यही निकालना है ना हमें, डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी है ये। कि सच बोला और 6 आया, तो सिंपल सी बात बच्चों। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑल, इसकी बताइए इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड,
है ना, व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड। बताइए इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा? 1/6। सच बोला। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/4। और टोटल प्रोबेबिलिटी बच्चों ऐसे समझो कि सच बोला, फिर मतलब डाइस पे 1/6 आया, फिर सच बोला, या फिर डाइस पे 1/6 नहीं आया, सॉरी डाइस पे 6 नहीं आया, उसका हो गया 5/6, और ये तब झूठ बोला। सही बात समझ में? तो ये जो हो गया बच्चों हम लोगों का 3/2। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट अगर आप समझ रहे हो तो बहुत मजा आने वाला है आपको। 5/24। तो यहां पे हो गया बच्चों हमारे पास 3 + 5 1/8/8/24 कटा। ये 3 ऊपर गया, 3/8 इज योर राइट आंसर। यस, समझे या नहीं समझे बताइए प्लीज। हाँ या ना? ये था बेस थ्योरम की सबसे असलियत बात। एक बार कोशिश करना, एक बार खुद से जानने का, पढ़ने का, सीखने का मजा आएगा बच्चों, है ना। बताएंगे और अच्छा जो भी डाउट हो ना तो हम आपको जैसा बताएं कि आप जरूर डाल देना, क्योंकि अगर डाउट है तो उस पर फिर डिटेल में क्यों डाउट है, कोई ऐसा छोटी मोटी बात जो आपसे बच्चों नहीं हुआ हो, उस बातों पे जरूर आइए। अगले कॉन्सेप्ट पे थोड़ा बढ़ते हैं और हम आपको अब बताना चाहेंगे रेंडम वेरिएबल के बारे में। रेंडम वेरिएबल क्या है समझिएगा, है ना। बेस थ्योरम एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट तक मतलब कि बेस थ्योरम तक आपको आना ही चाहिए। उसके बाद ये थोड़ा सा अलग सेक्शन में जाता है, लेकिन क्योंकि यहां से फंक्शन को रिलेट करने लग जाता है और प्रोबेबिलिटी को भी जोड़ करके आगे की काम होती है। सिंपल सी बात बच्चों समझना, एग्जाम्पल से बेस्ट समझ में आएगा। द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय अ रैंडम वेरिएबल इफ दीज आउटकम आर न्यूमेरिकल। मतलब आउटकम्स को अगर हम लोग नंबर के रूप में, है ना, रेंडम वेरिएबल को अगर हम लोग बार बार अगर किसी रेंडम एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं और उसको एक हम लोग उस आउटकम को एक नंबर के बेसिस पे रिप्रेजेंट करें, है ना, और वो हमारा रियल नंबर के रूप में अगर हम उसको रिप्रेजेंट करें, उसी को हम लोग रेंडम वेरिएबल कहते हैं, है ना। आइए सबसे पहले हम आपको एक एग्जांपल से बताना चाहेंगे कि ये रेंडम वेरिएबल ना ऐसे x इक्वल टू कुछ रेंडम वेरिएबल को x से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल के तौर पे मान के चल लेते हैं बच्चों की 2 कॉइन को हमने टॉस करा, ठीक है। 2 कॉइन को टॉस करा, 2 कॉइन को, ऑलराइट। तो 2 कॉइन को अगर हम लोग टॉस करेंगे तो बच्चों हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम आएंगे सैंपल स्पेस में वो क्या क्या, वही पुरानी बात, हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड, हेड टेल, ठीक। अब रेंडम वेरिएबल को समझा रहे हैं। अब हम लोग इसको एज्यूम कर लेते हैं, है ना, कि लेट एक्स, यही एक्स हमारा रेंडम वेरिएबल चीज को रिप्रेजेंट करेगा। एक्स को एक वेरिएबल है, ये एज्यूम कर लेते हैं कि नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स, है ना, ऑब्टेन्ड, कितने बार हेड आए, ऑलराइट, वाइल टॉसिंग 2 फेयर कॉइन वगैरह वगैरह बात, ठीक है। तो हमने एक्स को, तो अब इन चीजों को एक ना नंबर के साथ हम लोग असाइन कर रहे हैं कि सभी को एक नंबर दे रहे हैं। लाइक अगर x इक्वल टू हम 0 लिख दिए तो आपसे हम टेक्निकली ये पूछ रहे हैं कि बताओ कितने बार हेड आए, यही पूछ रहे हैं ना। तो अगर x इक्वल टू 0 लिख दिए तो इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया कि हमारा जो आउटकम्स है, टू द आउटकम्स ऑफ गेटिंग नो हेड, मतलब कि सर एक भी हेड नहीं आया। यस। और अगर बच्चों हम x इक्वल टू 1 दे दिए
तो इसका मतलब आप क्या समझे, टू द आउटकम ऑफ गेटिंग वन हेड। आई बात समझ में। और अगर हम x इक्वल टू 2 दे दिए, है ना, देखना एक बात पे नहीं, 3 नहीं दे पाएंगे, तो आप क्या बोलोगे, टू द आउटकम ऑफ गेटिंग 2 हेड। यही 3 बात हो सकती है। क्या आप x इक्वल टू 3 पुट कर सकते हो, क्या आप x इक्वल टू 4 पुट कर सकते हो, क्योंकि आपने x को माना है नंबर ऑफ हेड ऑब्टेन्ड व्हेन टू फेयर डाइस आर, टू फेयर कॉइन्स आर, है ना, ड्रॉ। ऑलराइट बच्चों, टॉस्ट। तो ये जो हमारा x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 आया, आई बात समझ में, इसी को हम लोग कहते हैं, इस हमने वेरिए इस रेंडम एक्सपेरिमेंट को हमने नंबर दे दिया कि भाई 0 आया या 1 आया या 2 आया। तो अगर हम आपसे पूछे कि बताइए, अगर x इक्वल टू आप 0 रखे हो, तो इसका मतलब क्या आप बोलना चाहते हो, एक भी हेड नहीं आया, इसका मतलब टेल आया, तो वह 0 आया। इसी चीजों को लिखने का दूसरा तरीका। या फिर आप दूसरा बार जब x इक्वल टू 1 रखे हो, तो उसमें 1 हेड आया, तो 1 हेड आया तो बच्चों आप उसको ऐसे लिखोगे, है ना। अच्छा, तीसरी बात जो है, उसमें 2 हेड आया, तो आप उसको ऐसे लिखोगे, 2 हेड आया। ऐसे बार बार इतना बड़ा लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम लोग 1 2 2 लिखेंगे। तो कहने का मतलब कि यहां पे हमने x की जगह पे 0 लिया, 1 लिया और 2 लिया, है ना। तो ये जो हमारा इस सैंपल स्पेस में जो 4 बात हुई थी, है ना, उसमें हम लोग x की जगह पे 0 1 2 ही रख पाए, 3 4 5, तो यही रियल नंबर से जब आप उसको असाइन कर दोगे, तो यही हमारा रेंडम वेरिएबल की बच्चों बात। अच्छा, अब इसमें भी आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि हमारा x जो है वो एक पर्टिकुलर इवेंट में वो चीज कितने बार हो रहे हैं, उसको काउंट करने के लिए चीजों को x एज्यूम करके 1 2 3। अच्छा, अब इस चीजों को अप्लाई कैसे करेंगे, ये जरा एक बार इस क्वेश्चन के माध्यम से समझ, है ना। प्यारा सा क्वेश्चन, रेंडम वेरिएबल अच्छे से क्लियर करेगा। क्या है ना बच्चों कि अ पर्सन प्ले अ गेम ऑफ टॉसिंग अ 3 कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस। ओके, एक आदमी 3 सिक्के को उछालने का खेल खेलता है। फॉर इच हेड, देखिए इच हेड, देखना अब यहीं से आपको समझ में आएगा रेंडम वेरिएबल वाला ये कॉन्सेप्ट। फॉर इच हेड he is given 2 rupees by the organizer of the game, and for each tail he has to give 1.5 to the organizer। यहां तक की बात समझे, यहां तक की बात। हाँ यार, बताओ रोशन, है ना, एक खेल खेला जा रहा है क्वाइन टॉस करने का। हर अगर आपको एक बार हेड आया, एक पर हेड आया, तो आपको 2 रुपया दे रहा है ऑर्गेनाइजर, और अगर टेल आया तो फिर आपको 1.5 रुपया देने की बात हो रही है ना, ऐसा कुछ। अब लेट एक्स डिनोट्स द अमाउंट गेन्ड और लॉस्ट। अच्छा, अगर टेल आया तो आपको देना पड़ रहा है, सॉरी बच्चों, ही हैज टू गिव, ओके, बाय द पर्सन। तो कह रहा है कि एक्स अगर अमाउंट गेन्ड और लॉस्ट है किसी पर्सन का, तो व्हाट शो दैट एक्स इज अ रेंडम वेरिएबल एंड एग्जिबिट इट एज अ फंक्शन ऑन सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। मतलब कि यह बच्चों हमारा रेंडम वेरिएबल है और वह एक फंक्शन सैंपल स्पेस को एक फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको दिखाना। ऑलराइट, तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि यहां पे जो हमारा कार्यक्रम हो रहा है, पहले तो एक क्वाइन को 3 टाइम्स टॉस करेंगे, तो सैंपल स्पेस लिख लेते हैं, हर बार की भांति है, आप इस बार भी बताना। हेड हेड हेड, है ना, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, और हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और टेल टेल टेल। 1 2 3 4 5 6 7, यस, यही सब आएंगे।
सैंपल स्पेस में जब 3 कॉइन को फेंका जाए, टॉस करा जाएगा तो, है ना। तो कह रहा है कि ये हो सकता है बच्चों कि यह एक रेंडम वेरिएबल है, पहले ये शो कीजिए। यानी कि आप x की जगह पे कोई नंबर रख सकते हो, है ना, नंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये हो सकता है कि तीनों पे हेड आ जाए। अब जैसे ही कॉइन फेंका तो तीनों पे हेड आ गया, समझना। तो वो बोला है ऑर्गेनाइजर की अगर आपको हेड आता है ना तो हम आपको 2 रुपए देंगे एक हेड देखते ही। और ऐसा ऐसा 3 बार हेड आ रहा है बच्चों, तो इसका मतलब उसको 6 रुपया मिलेगा। देखिए एक नंबर असाइन हुआ, हाँ या ना। यही यही हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, दूसरी ये भी बात हो सकती है सर कि 2 हेड आ जाए और एक टेल आ जाए, तो आप वो वही कहोगे कि सर ऑर्गेनाइजर कह रहा है कि 2 हेड के लिए वह एक हेड के लिए 2 रुपया देता है, तो 2 हेड के लिए सिंपल 4 रुपीज देगा, फिर एक नंबर असाइन हुआ। और हो सकता है कि एक ही हेड आए, है ना, तो आप बोलोगे 2 × 1 यानी कि 2 रुपया देगा। अब एक बात और हो सकता है कि एक भी हेड ना आए, हाँ या ना बच्चों। यानी कि x की जगह पे आप 0 रख सकते हो, फंक्शन जैसा चीज मिल रहा है कि 0 का एसोसिएशन किसके साथ, 1 का एसोसिएशन किसके साथ, 2 का एसोसिएशन किसके साथ, 3 का एसोसिएशन किसके साथ। फील हो रहा है? यस सर। टेल 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 यानी कि उसको क्या करेगा, टेल 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 का जब बात होगा तो उल्टा उसको देना पड़ेगा। तो तीनों पे टेल आ गया। लेकिन हम लोग हेड की बात कर रहे हैं तो इसमें हेड 0 है, इसमें हेड 1 है, इसमें हेड 2 है, इसमें हेड 3 है। लेकिन अब की बार हो जाएगा पहला बात माइनस, उसको देना पड़ रहा है। 1.5 × 3 कितना हो जाएगा, 1.5 को अगर 3 गुना करेंगे तो 4.5। यस बच्चों, 4.5 रुपया ऑर्गेनाइजर को देना पड़ेगा उस इंसान को, वो इंसान ऑर्गेनाइजर को देगा। ऑल राइट, इसीलिए माइनस में। तो कहने का मतलब कि यहां पे आप ना x की जगह पे क्या क्या रख रहे हो, x की जगह पे आप 0 रख रहे हो तो आपको कुछ मिल रहा है, x की जगह पे आप 1 रख रहे हो तो कुछ मिल रहा है, x की जगह 2 रख रहे हो तो कुछ मिल रहा है, x की जगह 3 रख रहे हो तो कुछ मिल रहा है। तो जब आप इस फंक्शन में x की जगह 0 रख रहे हो तो आपको 6 मिल रहा है। सॉरी, x की जगह पे जब 0 रख रहे हो तो -4.50 मिल रहा है। जब आप एक तरह का फंक्शन में अगर x की जगह पे 1 रख रहे हो तो आपको 2 मिल रहा है। जब आप x की जगह पे 2 रख रहे हो तो आपको 4 मिल रहा है। जब आप x की जगह पे 3 रख रहे हो तो आपको 6 मिल रहा है। तो इसका मतलब यस, इसका सैंपल स्पेस जो है ना वो एक फंक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एक रैंडम वेरिएबल है। ये दिखाना था बस। यस, थर्ड वाला है फिर उसको देना भी तो पड़ेगा सर, हेड टेल टेल, 2 टेल है तो हाँ, यस बच्चों, यस बच्चों, थर्ड। हाँ, वो तो हम मिस्टेक कर रहे हैं, हमें माइनस भी तो करना है इस वाले गेम में, इसमें और इसमें, है कि नहीं। आइए थोड़ा सा बदलाव करेंगे। अच्छा किए रोशन बता दिए। -1.5 ना, एक ही बार टेल आया था, और यहां पे -1.5 × 2 यानी कि 2 बार, यानी ओवरऑल ये हो गया 4 में से 1.5 गया तो 3.5, और ये हो गया 2 में से 3 गया तो माइनस का 1। ऑल राइट। तो हमारा जो रेंडम वेरिएबल में हुआ वह x की जगह पर जब हम लोग इतना रखेंगे तो हमारा जो इसमें आइटम सब दिखाई देगा, है ना, x की जगह 0 1 2 3 क्या क्या दिखाई देगा बच्चों, एक बार -4.5, एक बार -1, एक बार 3.5 और एक बार 6, ये सब दिखाई देगा, है ना। आया समझ में। तो ये जो हमारा फंक्शन हुआ ना, इसका ये रेंज हो गया बच्चों, है ना। अलग बात सब भी होगी ना, अब इसका रेंज हो गया। भाई रेंज में इतने ही आइटम है सर, और ये सब जो बात हो गई 1 2 3 4 इसे इसका डोमेन।
अगले दिन जब मिलेंगे ना बच्चों, तो इसको और हम लोग आगे की पॉइंट ऑफ व्यू से, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से भी इसको समझेंगे, है ना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के लिए।